हेलो एवरीवन। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के Q2 के रिजल्ट आए हैं। कल कॉन कॉल हुआ कंपनी का, तो अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ से बिजनेस का कैसा आउटलुक लग रहा है। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था नंबर्स वैसे इतने खराब नहीं थे, लेकिन मार्केट का बहुत नेगेटिव रिएक्शन था, स्पेशली कंपनी के कॉन कॉल के बाद। तो अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, यहाँ से कैसा आउटलुक बन रहा है, इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले Q2 के नंबर्स इनके देखते हैं। सो सेल्स का नंबर अगर हम देखें कंपनी का YOY लेवल में Q2 में 2.5% के आसपास का डिक्लाइन है, 2 से 2.5% का डी ग्रोथ हुआ है सेल्स में। इबिटा कंपनी के 26% से गिरे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपका इंक्रीज हुआ है बिकॉज कंपनी ने कैपेक्स वगैरह किया है। फाइनेंस कॉस्ट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से पैट आप देखोगे 88% से डी ग्रो हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। पूरे फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें तो 8% की ग्रोथ है सेल्स में, बिकॉज Q1 में कंपनी का 13% से सेल्स ग्रो किया था। लेकिन इबिटा का नंबर अगर आप देखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैट का नंबर अगर हम देखें, उसमें 34% का डी ग्रोथ है। तो नंबर्स ओवरऑल काफी खराब है कंपनी के। देन बैलेंस शीट की पोजीशन अगर हम देखें तो ट्रेड रिसीवेबल का नंबर कंपनी का, सितंबर टू सितंबर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा एक शार्प इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये नंबर लगभग 200 करोड़ के आसपास इंप्रूव हुआ है कंपनी के लिए, यानी सीक्वेंशियल ट्रेंड ट्रेड रिसीवेबल के नंबर में काफी अच्छा है। देन इन्वेंट्री की क्या पोजीशन है, बिकॉज इन्वेंट्री अगर आप इनका मार्च का बैलेंस शीट देखोगे, वहां से ऑलमोस्ट 3 टाइम इनकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई थी। और उस टाइम पे ये इस बिजनेस के लिए एडवांटेज था, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेड ये था टेलविंड्स हैं, ग्रोथ अच्छी रहेगी पूरे सीजन में, लेकिन आपकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, सप्लाई चेन काफी चैलेंजिंग थी। वहां पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने एडवांस में अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप कर ली थी, तो तब वो पोजीशन उनके लिए एक एडवांटेज था। अभी ये बिल्कुल ही डिसएडवांटेज हो चुका है कंपनी के लिए। अभी अगर इनका इन्वेंट्री का लेवल देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, जो मार्च में था, जो जून में था, लगभग उसी के आसपास दिखेगा। इन्वेंट्री डेज कंपनी के और इंक्रीज हो गए हैं, बिकॉज सेल्स में भी आपका वो डी ग्रोथ देखने को मिला है। तो सिचुएशन इन्वेंट्री वाले पार्ट पे अभी भी कंपनी की लगभग सेम दिख रही है। देन शॉर्ट टर्म डेट कंपनी का इंक्रीज हुआ है। अब YOY देखोगे तब तो इंक्रीज दिखेगा ही, लेकिन अगर आप इसको सितंबर के बैलेंस शीट से कंपेयर करोगे, यानी कि लास्ट 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 3 टाइम कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट इंक्रीज हो गया है, बिकॉज आपको वही वर्किंग कैपिटल को फंड करना है। लेकिन अगर आप नेट डेट इनका पोजीशन देखो तो उसमें ऐसा बहुत सीवियर कंसर्न नहीं है, अभी भी सिचुएशन कंपनी का कंफर्टेबल लगता है इसमें। देन कमेंट्री कैसी है, तो वही सेम ईपैक का जैसा। आपकी आरएसी की डिमांड काफी सॉफ्ट रही अर्ली मॉनसून की वजह से, दूसरा आपका जीएसटी रेट कट की वजह से। प्रोडक्ट बिजनेस ने 49% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है इनके Q2 के अंदर। अब अगर आप इनका Q1 का रिजल्ट देखोगे, या फिर लास्ट ईयर के Q2 का रिजल्ट देखोगे, या प्रीवियस ईयर्स के नंबर देखोगे, प्रोडक्ट बिजनेस इस कंपनी के लिए ना ऑन एन एवरेज 70 से 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। अभी इस क्वार्टर में उसका कंट्रीब्यूशन आ गया 49%। क्यों? बिकॉज एसी बिजनेस आपका 45% से गिरा है, डी ग्रोथ आया है एसी बिजनेस के अंदर। और वॉशिंग मशीन का जो बिजनेस है इनका, मतलब आप थोड़ा सा फॉर्चुनेट बोल सकते हो इस कंपनी को। लास्ट ईयर इन्होंने वर्लपूल को ऑनबोर्ड किया था अपने वो आउटसोर्सिंग के लिए, सो वहां से इनको 55% की ग्रोथ देखने को मिली है। वॉशिंग मशीन के बिजनेस ने एसी बिजनेस से भी ज्यादा नंबर डिलीवर करा है इनके लिए सेकंड क्वार्टर के अंदर, तो यहां से थोड़ा सा सपोर्ट आया है, वरना नंबर्स इनके और भी ज्यादा खराब आ सकते थे। देन आगे का गाइडेंस देखते हैं कंपनी ने किस तरीके का गाइडेंस दिया है। सो जो Q1 में इन्होंने गाइडेंस दिया था ना, लगभग वही गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट खुद की कंपनी है, उसमें 17 से 19% का ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं फुल ईयर बेसिस पे। और जो इनका जॉइंट वेंचर है जैना ग्रुप के साथ में, टीवी कंपनी इसमें बनाती है, टीवी मैन्युफैक्चर करने का काम है, इसमें कंपनी 57% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। सो टोटल ग्रुप रेवेन्यू में 21 से 23% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्लस प्रॉफिट का गाइडेंस भी इन्होंने सेम मेंटेन रखा है, 300 से 310 करोड़ का। अब जब ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी ना, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, तब FY26 का पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का पैट एस्टिमेट किया जाता था 380 से 400 करोड़ के बीच में, जिस तरीके का ग्रोथ और टेलविंड इनके बिजनेस में था। आज आप देखोगे तो पैट कंपनी ने खुद लगभग इंडस्ट्री जो एस्टिमेट कर रही थी उससे 30 से 40% नीचे कर दिया है। 300 से 310 करोड़ का पैट अब एक्सपेक्टेड है FY26 के अंदर। और एक्चुअली में अगर आप देखो जो अभी सिचुएशन है, ये नंबर भी अचीव करना काफी चैलेंजिंग लग रहा है इनके लिए। देन कैपेक्स वाला पार्ट, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि जिसकी वजह से मार्केट ने काफी नेगेटिव रिएक्शन दिया था लास्ट क्वार्टर में इनके स्टॉक को, क्योंकि कंपनी ने कैपेक्स का गाइडेंस भी घटा दिया। पहले ये 900 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे थे, कंपनी ने 150 से 200 करोड़ का कैपेक्स का जो प्लान था इनका कट कर दिया। सो अभी हालांकि इन्होंने जो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने रिवाइज गाइडेंस दिया था 700 से 750 करोड़, वही नंबर इन्होंने मेंटेन रखा है। तो ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो नंबर्स काफी खराब हैं, लेकिन गाइडेंस वाला पार्ट कंपनी ने अपना मेंटेन रखा है Q2 के अंदर। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं। अब लास्ट क्वार्टर का अगर आप नंबर देखोगे और इसको Q2 से कंपेयर करोगे ना, एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि Q1 में
नंबर इन्होंने अच्छे रिपोर्ट करे थे Q2 के कंपैरिजन में। Q2 में तो आप देखो सेल्स भी डी ग्रो हुआ है, प्रॉफिट इतना ज्यादा आपका डी ग्रोथ हो गया, लगभग लॉस रिपोर्ट करने के तरफ बढ़ रही थी कंपनी। लेकिन Q1 में इतने खराब नंबर्स नहीं थे। फिर भी रिजल्ट वाले दिन हमने ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन देखा था स्टॉक में, और वो कंटिन्यू रहा था, 1 2 3 दिन तक करेक्शन कंटिन्यू था स्टॉक में। सो ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज जो हम बार बार बात करते हैं ना कि मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है आपके अनसर्टेनिटी के ऊपर। मतलब मार्केट को नेगेटिव सरप्राइजेस पसंद नहीं है, जो इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिया था। Q4 के बाद ये कॉन कॉल में आए, इन्होंने पूरे साल का गाइडेंस दिया 30-35%। इनसे पूछा भी गया, इन्होंने बोला इंडस्ट्री माइट भी उतना ग्रो ना करे, लेकिन हमारे पास में क्लाइंट का ऑर्डर बुक है, ये सारी चीजें हैं, तो हम कॉन्फिडेंट है ग्रो करने को लेकर के। एंड सडनली Q1 के रिजल्ट में हमने देखा कि इन्होंने ग्रो किया है 13%, और पूरे साल का गाइडेंस इन्होंने एकदम से आधा कर दिया। 33-35% से सीधे 17-18% का गाइडेंस कर दिया इन्होंने। पैट तो बिल्कुल फ्लैट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये एक नेगेटिव सरप्राइज था मार्केट के लिए, जिसकी वजह से वो रिएक्शन मिला। इसके अलावा वो भी रीजंस थे, जो कैपेक्स का गाइडेंस उन्होंने घटा दिया, फिर प्रोमोटर के भी स्टेक बीच में उन्होंने सेल करे थे, तो ये सारी चीजें थी। अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद क्यों वैसा रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा है? बिकॉज पहला नंबर 1 कि इस तरीके के नंबर्स मार्केट पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था। आप बाकी पेयर्स को देखो, ईपैक को देखो, एम्बर एंटरप्राइज को देखो, जो आपके ओईएम ब्रांड्स हैं, उनके रिजल्ट को देखो, उनके नंबर्स पहले से खराब आ रहे हैं। तो मार्केट ने पहले ही ठुकाई करी हुई है स्टॉक की। अब यहां से और ज्यादा खराब नंबर एक्सपेक्टेड नहीं थे, इसी के आसपास नंबर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन रिएक्शन और खराब मिलता स्टॉक को अगर ये फिर से गाइडेंस कट करते। लेकिन गाइडेंस इन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो पहला तो ये बड़ा रीजन है कि क्यों मार्केट से वैसा रिएक्शन नहीं मिला। दूसरा रीजन है मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो मैनेजमेंट ने कमेंट्री क्या दी है उसको अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका एक्सपेंशन प्लान, कि कंपनी क्या कैपेसिटी एक्सपेंड करने को देख रही है, जो लास्ट क्वार्टर में एक नेगेटिव पॉइंट था। इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप कंपनी कहां पे फोकस कर रही है। तो सबसे पहले तो जो ये 700 से 750 करोड़ का इनका कैपेक्स का प्लान है इस साल का, इसका बड़ा पार्ट ये H1 में कर चुके हैं ऑलरेडी। H2 में ज्यादा कैपेक्स और करना नहीं पड़ेगा कंपनी को। तो इसमें से 300 से 350 करोड़ का जो कैपेक्स है ना, ये कंपनी रेफ्रिजरेटर बिजनेस के ऊपर करने को देख रही है। रेफ्रिजरेटर बिजनेस अभी तक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट नहीं करता है। इनके प्रोडक्ट वर्टिकल में 3 बिजनेस आते हैं, रूम एसी, एयर कूलर और आपका ये वॉशिंग मशीन। रेफ्रिजरेटर अभी तक इनके लिए नहीं था, उसको ये ऐड करने को देख रहे हैं। तो 300 से 350 करोड़ कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेगी। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के अंदर अपना प्लांट लेकर के आ रही है, लेकिन उसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो आपका Q4 ऑफ FY27 से स्टार्ट होगा। यानी ये फाइनेंशियल ईयर गया, अगला फाइनेंशियल ईयर भी ऑलमोस्ट आपका लास्ट क्वार्टर में अगर चीजें ऑन ट्रैक रही तो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर कंपनी 200 करोड़ का कैपेक्स कर रही है एसी बिजनेस के ऊपर। ये जो रूम एसी वाला बिजनेस है उसमें 200 करोड़ का ये कैपेक्स कर रहे हैं एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में, यानी कि एक तरीके का ब्राउनफील्ड कैपेक्स वहां पे कंपनी कर रही है। 100 करोड़ का कैपेक्स ये कर रहे हैं वॉशिंग मशीन बिजनेस के अंदर। वॉशिंग मशीन इन्होंने लास्ट ईयर एक बड़ी फैसिलिटी बिल्ड करी है ग्रेटर नोएडा में, वहां पे और एडिशनल 100 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। पिछले साल वर्लपूल को इन्होंने ऑनबोर्ड किया, तो उसमें कंपनी अभी काफी अग्रेसिव है। फिर इसके अलावा जो बाकी का रिमेनिंग कैपेक्स है वो कंपनी करेगी एयर कूलर बिजनेस के अंदर, टूलिंग बिजनेस के अंदर, और जो इनका स्पेशलाइज प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग वाला सेगमेंट है, मतलब जहां पे ये जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, एयर कूलर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, रूम एसी हुआ, इनका जो शेप वगैरह बनाते हो प्लास्टिक को मोल्ड करके, वो उस वाले वर्टिकल में कंपनी बाकी का रिमेनिंग कैपेक्स करेगी। अब अगर आप ऑब्जर्व करो कि कंपनी का कैपेक्स प्लान किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब 700-750 करोड़ में से लगभग 500-550 करोड़ जो कंपनी इन्वेस्ट करने को देख रही है वो नॉन एसी बिजनेस के अंदर है। तो यही इनकी मैनेजमेंट का प्लान है। कंपनी कह रही है कि हमारा ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, जो नंबर्स में आपको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा FY27 FY28 के आसपास। सो इनका फोकस है कि एसी बिजनेस पे से अपनी डिपेंडेंसी कम की जाए, वरना इस तरीके का जब सीजन होगा तो बिजनेस बहुत इफेक्ट होगा और स्टॉक में उससे भी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए कंपनी एसी बिजनेस से अपनी डिपेंडेंसी कम करने को देख रहा है। ईपैक को आप जब देखोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कंपैरिजन में, तो वो भी इसी पाथ पे चल रहा है, लेकिन वो फोकस कर रहा है आपके डोमेस्टिक अप्लायंसेस के ऊपर। मतलब ईपैक का आप देखोगे तो वो जो इंडक्शन हो गया, एयर फ्रायर हो गया, एयर फ्रायर उनका बहुत अच्छा सेल्स चल रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ उसमें बहुत अच्छा आ रहा है। फिर आपका कॉफी मेकर हो गया, न्यूट्री ब्लेंडर हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट्स में वो एक्सपैंड कर रहे हैं। ये बिजनेस जो आपके लार्ज अप्लायंसेस होते हैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। रेफ्रिजरेटर अभी तक मिसिंग था, उसको इन्होंने ऐड किया, प्लस वॉशिंग मशीन में और पेनिट्रेट करने को देख रही है कंपनी। इसके अलावा इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में ना एक अभी अनाउंसमेंट किया है ये, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जैसे लास्ट क्वार्टर में इन्होंने वो कैपेक्स का गाइडेंस कट किया था तो मार्केट से नेगेटिव रिएक्शन मिला, कमेंट्री भी काफी मतलब इनको झेलनी पड़ी थी, शायद मे बी उसको थोड़ा सा और ठीक करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम अपने बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर के काफी बुलिश है, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। क्योंकि ये नियर फ्यूचर में इसका कोई अभी एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी 1000 करोड़ का
कैपेक्स प्लान कर रही है महाराष्ट्र में एक लैंड एक्वायर करने को, वहां पे ये देख रही है, उनकी गवर्नमेंट के साथ में इनका डिस्कशन हो रहा है, एग्रीमेंट वगैरह चल रहा है। उसका जो एग्जीक्यूशन है वो FY27 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा और वो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के लिए वहां पे कंपनी कोई प्रोजेक्ट वगैरह प्लान करेगी। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि वहां पे एसी बनाएंगे, फ्रिज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये सब आगे फ्यूचर का पाइपलाइन है, लेकिन जस्ट उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि ये 1000 करोड़ का और कैपेक्स हम प्लान कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो ये ओवरऑल हो गया कंपनी का कैपेक्स वाला पार्ट। क्यों इसने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया इस कॉल में, बिकॉज लास्ट क्वार्टर का एक नेगेटिव रिएक्शन इनको देखना मिला, प्लस मतलब आप एक तरीके से मार्केट को भी इंडिकेट करना चाहते हो ना कि ये सीजन हो गया खराब, लेकिन आगे आने वाले सालों के लिए हम बिजनेस को लेकर के बहुत बुलिश हैं, और ये एक्चुअली अच्छी चीज भी है। मतलब फोकस आपको फ्यूचर ग्रोथ पे करना चाहिए रादर देन कि अब ये सीजन खराब गया इसी के ऊपर अब हम बार बार डिस्कशन करें। तो ये कंपनी की स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म की। अब आपका पॉइंट आता है कि एसी बिजनेस में क्या चल रहा है। ये तो हो गया फ्यूचर ग्रोथ प्लान, इसमें FY27 FY28 में हमको चीजें दिखेंगी। अभी जो कंपनी मझधार में फंसी हुई है वहां पे इनका क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो कंपनी का कहना है कि जो एसी का पूरा बिजनेस है हमारा, वो दो मेन रीजन की वजह से अफेक्ट हुआ। एक तो अर्ली मानसून, सबको पता है, और वो एक्सटेंडेड मानसून रहा आपका। सितंबर में भी आप देखोगे पैन इंडिया में अक्रॉस रीजन बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा आपका ये मानसून चला, जितने भी कूलिंग प्रोडक्ट्स है सबकी सेल्स अफेक्ट हुई, फैन, कूलर, एसी, ये सबके सेल्स अफेक्ट हुई है। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन कंपनी कह रही है 15 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वो पीएम मोदी जी ने जो अनाउंस किया आपका जीएसटी के रेट कट करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब वो अनाउंस तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्टली क्या होगा उसको अनाउंस करने में बहुत डिले कर दिया। और एग्जैक्ट जिस डेट पे वो इंप्लीमेंट हुआ वो तो बिल्कुल क्वार्टर आपका एंड ही हो गया, मतलब सितंबर के बिल्कुल लास्ट के वीक में जाके वो आपका इंप्लीमेंट हुआ। तो इसने जो थोड़ी बहुत परचेजिंग होनी थी हमारी अगस्त और सितंबर के बीच में, उसको भी काफी इंपैक्ट कर दिया है। ये ईपैक ने भी बोला था अपने अपने वो पीपीटी के अंदर, इस चीज को हाईलाइट करा था। तो कंपनी कह रही है कि ये एक और बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से एसी की सेल्स हमारी काफी इफेक्ट होगी, क्योंकि अक्टूबर के बाद तो आपका सीजन ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो वहां पे इतना इंटरेस्ट वैसे भी बायर्स का होता नहीं है, यही थोड़ा बहुत सीजन होता है, और वो भी हमारा ये जीएसटी रेट कट अनाउंसमेंट की वजह से और डिले हो गया, मतलब एक तरीके से इफेक्ट हो गया। अभी सिचुएशन क्या है, हमने Q1 में जब डिस्कस किया था तो चैनल इन्वेंट्री इनका कहना था 2 से 2.5 मिलियन के आसपास है पूरे चैनल इन्वेंट्री, और सेम इन्वेंट्री पड़ी है ब्रांड्स के पास में। मतलब जो चैनल के पास में माल पड़ा है वो भी अटका पड़ा है, जो ब्रांड के पास में माल पड़ा है वो भी अटका पड़ा है। अब डीलर इन्वेंट्री निकलेगी, रिलीज होगी, तभी तो ब्रांड उनको और इन्वेंट्री देगा, और ब्रांड की इन्वेंट्री निकलेगी तभी वो मैन्युफैक्चरर से और ब्रांड लेंगे। तो बिल्कुल एक तरीके से मामला जाम हुआ पड़ा था। अभी सिचुएशन क्या है, इनका कहना है जो प्राइमरी सेल्स है ना, वो अभी इस सीजन में रूम एसी इंडस्ट्री के अंदर लगभग 20 से 25% से डी ग्रो हुई है। 20 से 25% का डिक्लाइन है प्राइमरी सेल्स में। प्राइमरी सेल्स का मतलब हो गया जो ब्रांड डीलर को बेचता है, और जो आपका सेकेंडरी सेल है, मतलब जो डीलर एंड कंज्यूमर को बेचता है, मैं और आप जो परचेज करते हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से, उसमें कंपनी का कहना है इससे भी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है सेल्स के अंदर। मतलब रेवेन्यू सेल्स बहुत शार्पली डी ग्रो हुआ है जो डीलर एंड कंज्यूमर को बेच रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, डीलर के पास पूरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वही, और ब्रांड मैन्युफैक्चरर अपना इन्वेंट्री लेके बैठे हुए हैं। हालांकि चैनल इन्वेंट्री का टोटल नंबर थोड़ा सा जो इन्होंने बताया वो इंप्रूव हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। अभी करंटली 1.5 से 2 मिलियन के आसपास है, पिछले क्वार्टर में 2 से 2.5 मिलियन के आसपास है, लेकिन स्टिल ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है ऐसा अभी भी नहीं है। सिचुएशन अभी भी काफी चैलेंजिंग है इंडस्ट्री के लिए। दूसरा, कंपनी का कहना है कि जो प्राइसिंग सिचुएशन है वो भी काफी ज्यादा इंटेंस है, मतलब कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज हो गई है, क्योंकि डीलर जो है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, वो प्राइस इंक्रीज कर ही नहीं सकता, बिल्कुल भी प्राइस पास ऑन नहीं कर सकता कंज्यूमर को, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, कंज्यूमर परचेज ही नहीं कर रहा। आपको प्रमोशन देना पड़ रहा है, डिस्काउंट वगैरह देना पड़ रहा है, तब आपका थोड़ा बहुत माल निकल रहा है। तो वो वहां पे प्राइस पास ऑन नहीं कर पा रहा, थोड़ा भी प्राइस अपटेक नहीं कर पा रहा, और इसकी वजह से जो ब्रांड्स हैं वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा प्राइस पास ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर किसी भी ब्रांड ने थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज किया अपने एसी वगैरह का, तो जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी दूसरे ब्रांड के पास चला जाएगा। इतनी इंटेंस कंपटीशन है अभी। मान लो अगर वोल्टास ने अपना एसी का प्राइस बढ़ाया तो जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, ब्लू स्टार के पास चला जाएगा। और सेम ये सिचुएशन फेस कर रहा है आपका मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर वो भी अपना प्राइस इंक्रीज नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर उसने ये किया तो जो इसके ब्रांड्स हैं, जैसे पीजे इलेक्ट्रोप्लास के जो ब्रांड है वो ईपैक के पास चले जाएंगे या एम्बर एंटरप्राइज के पास चले जाएंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है इंडस्ट्री में। इसमें से एक और नया चैलेंज आया है, मतलब वो बोलते हैं ना कंगाली में आटा गीला, काइंड ऑफ ऐसा हुआ है। तो आपके जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसके प्राइसेस काफी इंक्रीज हो गए हैं, रुपी डेप्रिशिएट हो गया है, जिसकी वजह से आई थिंक इनको फॉरेक्स लॉस भी हुआ है 2-3 करोड़ का। तो ये सारी चीजों की वजह से मतलब आपके मार्जिन भी हिट हो रहे हैं। अब रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ गए हैं, लेकिन आप प्राइस अभी पास ऑन नहीं कर पा रहे हो मैन्युफैक्चरर, सॉरी ब्रांड को, और ब्रांड नहीं प्राइस पास ऑन कर सकता डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर सकते एंड कंज्यूमर को। तो ये सारा अभी सिचुएशन बना हुआ है, मतलब सिचुएशन अभी भी काफी चैलेंजिंग है।
इसका आउटलुक क्या दिया इन्होंने, आगे किस तरीके का मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है नंबर्स वगैरह। सो एक तो इनको पूछा गया कि अगर इतनी इंटेंस सिचुएशन है अभी भी, तो आपने पूरे साल का गाइडेंस इस तरीके का कैसा दिया है, मतलब अभी भी आपने गाइडेंस मेंटेन रखा है, गाइडेंस तो आपको कट कर देना चाहिए। तो इस पे मैनेजमेंट ने कुछ अच्छी कमेंट्री दी है। इनका कहना है कि पूरे साल का जो हमने गाइडेंस दिया है ना, वो 2-3 चीजों के ऊपर दिया है। सबसे पहला तो जो नवंबर का एंड होगा और दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होगा, वहां से हमें एक्सपेक्टेशन है कि चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट होगी, बिकॉज एक तो आपका एनर्जी नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, बी रेटिंग हो रहा है, तो उससे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पे ना एक तरीके का मतलब प्रेशर तो नहीं, लेकिन एक तरीके का उनको नई इन्वेंट्री वहां पे फिल करनी पड़ेगी कंज्यूमर्स को बेचने के लिए। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसको क्लीन अप करने पे उनका ज्यादा फोकस रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर आएगा उनके ऊपर। हालांकि अगर उनकी इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई रही तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि ये चीज हुई, लेकिन स्टिल एक उसके ऊपर ये होप कर रहे हैं कि ये चीज हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दूसरा इनका कहना है, जो हमारा ब्रांड्स और हमारे क्लाइंट्स के साथ में डिस्कशन हुआ है, उनका भी कहना है कि जनवरी फरवरी तक ना ये चीजें ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी इंडस्ट्री लेवल पे। और तीसरा इनका कहना है कि जो जीएसटी रेट कट हुआ है, इसका इंपैक्ट जो है वो अभी तो नहीं मिला हमको। इनका कहना है कि कंज्यूमर से जब हमने डिस्कस किया तो कंज्यूमर्स का ब्रांड्स का कहना था, हमारे क्लाइंट्स का, कि ऐसा कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स नंबर हमको देखने को नहीं मिला है, जैसा इंडस्ट्री में बोला जा रहा था कि जीएसटी रेट कट होगा तो एसी के सेल्स बढ़ जाएंगे, एसी कूलर के सेल्स, फैन के सेल्स बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स नहीं देखने को मिला है। बिकॉज इनका कहना है कि अभी भी ये जो एसी है ना, वो आपका इंपल्स बाइंग है, मतलब जो परचेजिंग बिहेवियर है कंज्यूमर्स का, इंपल्स है उसमें। यानी कि जब वो देखते हैं सीजन आ चुका है या सीजन आने वाला है, आने वाले टाइम में आपकी गर्मी ज्यादा बढ़ने वाली है, उस एंटिसिपेशन में वो ये परचेजिंग वगैरह करते हैं। अदरवाइज अगर आप नॉन सीजन में देखो तो ये अभी भी वैसा ही प्रोडक्ट है, चाहे आप कितना भी डिस्काउंट दे दो या कुछ इस तरीके के इंसेंटिव दे दो, एकदम से इंपल्स बाइंग इस प्रोडक्ट के लिए अभी नहीं आती है। तो इसीलिए इनका कहना है जीएसटी रेट कट का एडवांटेज होगा, लेकिन मीडियम टर्म में देखने को मिलेगा। उस टाइम पे नहीं आया सितंबर में, बट जब आपका ये जनवरी फरवरी जो प्री समर सीजन बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा इसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। प्लस हर साल कंपनी का कहना है कि प्री समर सीजन में ना कुछ ऐसे परचेजर्स होते हैं जो प्लान बायर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने घर वगैरह रेनोवेट कराया होता है, नया घर लिया होता है, या फिर थोड़ा सा रूम वगैरह घर वगैरह एक्सटेंड किया होता है, तो उनका एक तरीके से वो प्लान होता है कि प्री समर सीजन में हम एसी वगैरह सेल कर मतलब परचेज करके रख लेंगे, बिकॉज आपको थोड़े से कम प्राइसेस पे मिलता है। तो ये कुछ प्लान परचेजर्स होते हैं, जीएसटी रेट कट का एडवांटेज, और दूसरा कंपनी कह रही है एनर्जी नॉर्म्स जो आपके चेंज होंगे। ये 2-3 चीजों के ऊपर कंपनी कॉन्फिडेंट है कि इनका सेकंड हाफ अच्छा रहेगा। प्लस कंपनी ने ये भी बोला कि ये नंबर्स हम खुद से अज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री में जो हमारा डिस्कशन हुआ है, और इससे भी इंपॉर्टेंट जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे ब्रांड्स हैं, उन्होंने ये नंबर्स हमको कमिट किए, उन्होंने ये ऑर्डर की विजिबिलिटी हमको दी है, एंड उसके बेसिस पे हमने ये गाइडेंस दिया है। तो हम इसीलिए गाइडेंस को मेंटेन करके चल रहे हैं, एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि सेकंड हाफ में हम अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेंगे। फिर इसके अलावा और भी मैनेजमेंट ने बोला कि हम ग्रोथ को लेकर के एसी बिजनेस में इसलिए भी कॉन्फिडेंट है कि एक तो हमारे 1-2 क्लाइंट हैं जो इस इंडस्ट्री में, इस सिचुएशन में भी मार्केट शेयर गेन कर रहा है। मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री की रूम एसी की सिचुएशन ऐसी है, लेकिन कुछ इनके 1-2 प्लेयर्स हैं जो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। प्लस इसमें पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए पॉजिटिव चीज क्या है कि वो जब मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं तो उसमें वो जो एक्स्ट्रा परचेजिंग है ना रूम एसी की, वो पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट से ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनके कॉम्पिटिटर से कर रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से ये पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट को भी थोड़ा सा हेल्प करेगा मार्केट शेयर रिटेन करने में या गेन करने में, तो वहां से इनका ग्रोथ आ रहा है। दूसरा इनका कहना है 1-2 हमारे क्लाइंट्स हैं, ब्रांड्स हैं जो अभी बहुत फास्ट रेट पे ग्रो कर रहे हैं, तो क्योंकि उनका ग्रोथ चल रहा है बिजनेस का, तो वो भी हमें मतलब नए ऑर्डर लेने में हेल्प करेगा। तीसरा इनका कहना है हमने कुछ नए क्लाइंट भी ऑनबोर्ड करे हैं, मतलब पिछले कुछ टाइम में। एक तो इन्होंने लास्ट ईयर सैलिको और गैजेट जो है उसको ऑनबोर्ड किया था। आई थिंक फ्लिपकार्ट भी इनके पास में है, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अभी बहुत कम है। मेन जो है वो ये 2-3 फैक्टर के ऊपर बैट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट का वॉलेट शेयर गेन करना, और 1-2 क्लाइंट है जो अभी भी इस सिचुएशन में भी इंडस्ट्री में काफी फास्ट रेट पे ग्रो कर रहे हैं, उनसे कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उन्होंने ऑर्डर जो कमिट किया है वहां से कंपनी का ग्रोथ वगैरह आएगा। और बाकी ये जो एक्सटर्नल चीजें हैं, एनर्जी रेटिंग आपका चेंज होगा, फिर जीएसटी रेट कट का एडवांटेज, प्री समर सीजन में जो आपकी परचेजर्स होते हैं, उन सारे बेसिस पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि सेकंड हाफ में ये ओवरऑल गाइडेंस अपना अचीव कर लेंगे। देन इसके साथ में वॉशिंग मशीन बिजनेस को लेकर भी ये मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है। इनका कहना है अभी ये बिजनेस 11 से 12% कंट्रीब्यूट करता है हमारे टोटल रेवेन्यू में, बट मीडियम टर्म में हमारा टारगेट है इसको हम 15% तक लेके जाएंगे। वॉशिंग मशीन में इन्होंने मतलब वो मेन ग्रोथ का लीवर बताया है इन हाउस से आउटसोर्सिंग की तरफ। इन्होंने लास्ट ईयर वर्लपूल को एक्चुअली में कन्विंस कर लिया था कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी बिल्डअप नहीं करती, तो आपको आउटसोर्सिंग की तरफ आना चाहिए, और वहीं से वर्लपूल इनके पास ऑनबोर्ड हुआ था। तो कंपनी कह रही है ये ट्रेंड मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, तो और भी जो ब्रांड्स हैं वो हमारे पास आउटसोर्सिंग के लिए आएंगे, वहां से हमारा वॉशिंग मशीन का बिजनेस ग्रो करता रहेगा, इसीलिए कंपनी और फर्दर कैपेक्स कर रही है। प्लस ये आउटसोर्सिंग वाला थीम इन्होंने रूम एसी बिजनेस के लिए भी दोबारा से रीट्रेट किया है। इनका कहना है कि ये डिबेट एंडलेस डिबेट है कि जो
एसी के ब्रांड्स है वो खुद इन हाउस करने को देख रहे हैं। लास्ट समर सीजन आप देखो तो बहुत सारे ब्रांड्स ने अनाउंस किया था कि हम खुद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे, बिकॉज एक सीजन अच्छा था तो सब बुलिश हो गए थे। लेकिन इनका वही कहना है कि ये जो सीजन गया है ना, ये एक तरीके से रियलिटी चेक देता है कि एसी बिजनेस जो ब्रांड्स हैं उनके लिए इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, सुटेबल नहीं है, बिकॉज ये सीजनल बिजनेस है। और आई मीन इसमें आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा इनका मार्केट शेयर वगैरह है नहीं, तो टोटली आपको डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंड होना पड़ता है। प्लस कोई भी एक साल ऐसा चला गया आपका जहां पे सीजन इतना खराब गया तो आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो बिल्कुल ही चली जाएगी, मतलब आपके मार्जिन पे बहुत ज्यादा हिट होगा। तो इसीलिए आउटसोर्सिंग वाला जो थीम है कंपनी उसको लेकर के काफी बुलिश है, चाहे रूम एसी का बिजनेस हो या आपका वॉशिंग मशीन का बिजनेस हो। सो ये कुछ ग्रोथ लीवर्स हैं जिसके ऊपर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। प्लस एक और जो रिस्क एंटिसिपेट किया जा रहा था इनके इन्वेंट्री को लेकर के कि जब आपके एनर्जी नॉर्म चेंज होंगे तो ये जो इन्वेंट्री है ये आपकी इररेलेवेंट हो जाएगी। ये हालांकि इन्होंने लास्ट कॉल में भी बताया था, दोबारा से एक्सप्लेन किया कि हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जो है ना वो ऑलमोस्ट 99.9% एनर्जी नॉर्म्स अगर चेंज होती है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग भी वो यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये रॉ मटेरियल है पूरा का पूरा, मतलब फिनिश गुड नहीं है, ऐसा नहीं कि एसी बना के रखा हुआ है, रॉ मटेरियल है 99% इसमें से, और ये आपका यूज हो सकता है, एनर्जी नॉर्म चेंज होगा उसमें भी यूज हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं कि इनएलिजिबल हो जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि ओवरऑल नंबर जो इन्होंने गाइड करे हैं उसको ये अचीव कर लेंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप एक्चुअली में नंबर्स इनका देखने जाओ तो सेकंड हाफ में इनको वैसे तो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करना है, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों को 25 से 26% से ग्रो करना है, तो रेवेन्यू का गाइडेंस भी इनका अचीव हो जाएगा और प्रॉफिट का गाइडेंस भी इनका अचीव हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है वहां पे 20-25% का ग्रोथ बहुत बड़ा नंबर है, तो देखना होगा। कंपनी वैसे तो कॉन्फिडेंट है इसको अचीव करने में, लेकिन आई मीन हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि Q3 में कंपनी के कैसे नंबर्स आते हैं, बिकॉज उसके बाद थोड़ा सा आइडिया लगना वहां पे स्टार्ट होगा। तो ये ओवरऑल कमेंट्री था, मतलब अगर आप इनकी कमेंट्री को Q1 से कंपेयर करोगे ना तो काफी अच्छा कॉन कॉल था कंपनी का। हालांकि इंडस्ट्री सिचुएशन इतनी इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट का जो टोन था, मैनेजमेंट का जो मतलब गाइडेंस वाला पार्ट था, जो इन्होंने लीवर्स दिए कि किस बेसिस पे ये कॉन्फिडेंट है ये नंबर्स अचीव करने को लेकर के, वो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक लगता है कि थोड़ा सा होपफुल है मैनेजमेंट। अगर इसके कंपैरिजन में आप ईपैक का कॉन कॉल सुनोगे ना वो बहुत बेकार था, बहुत बेयरिश था। वो ईपैक ने इस बार इस Q2 में ना वही हरकत करी है जो पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट ने Q1 में करा था। मतलब Q1 में जब कॉन कॉल हुआ ईपैक का, वहां पे इन्होंने आई थिंक 25-30% का फुल ईयर का रेवेन्यू गाइडेंस दिया था, और Q1 में इंडस्ट्री में सबको पता था, इवन पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट के भी तो नंबर्स आ गए थे ना, तो सबको पता था कि किस तरीके की इंडस्ट्री जा रही है और पूरे साल में इंडस्ट्री में डी ग्रोथ ही होगा एसी बिजनेस के अंदर। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 25-30% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया, और अभी Q2 में जब कॉन कॉल हुआ है तो कंपनी ने रूम एसी पे कोई बिजनेस पे गाइडेंस ही नहीं दिया, आई मीन कंसोलिडेटेड लेवल पे भी कोई गाइडेंस नहीं दिया है। उनका कहना है आई मीन चैलेंजिंग, बहुत ज्यादा सिचुएशन चैलेंजिंग है, और बाकी बिजनेस तो हमारे ग्रो कर रहे हैं, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस, बट एसी बिजनेस में अनसर्टेनिटी बहुत हाई है, तो अभी हम कोई भी नंबर गाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत आई मीन अजीब लगता है कि एक क्वार्टर में जब आपको पता था कि चीजें ऐसी चल रही हैं, उसके बाद आपने इतना बड़ा गाइडेंस दिया और अगले क्वार्टर में आगे सिचुएशन ऐसी होगी कि आप एकदम से गाइड ही नहीं कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही कमेंट्री मत दो, क्योंकि Q1 में तो सबको पता था, Q4 में फिर भी स्टिल ये एक्सपेक्टेशन था कि अर्ली मॉनसून जरूर है लेकिन माइट भी इतना लंबा ना चले, तो शायद सेकंड हाफ में हमको थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन Q1 में तो चीजें सबको पता थी, तो वो चीज थोड़ी सी खराब लगती है। उसके कंपैरिजन में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कॉन कॉल में कुछ थोड़ा सा होप आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बन रहा है इनके ऊपर भी, बिकॉज अभी भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो वो सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने ये जो ECMS जो स्कीम है, कंपोनेंट वाली स्कीम जो है गवर्नमेंट की, उसके लिए भी अपने ये जो गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक करके जो इनकी जॉइंट वेंचर है ना जैना ग्रुप के साथ में, जिसमें ये टीवी मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें इन्होंने 3-4 अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने एप्लीकेशन अभी किया है। अप्रूवल अभी आया नहीं है, जब अप्रूवल आएगा उसके बाद कंपनी एक टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढेगी, फिर उसका कैपेक्स वगैरह प्लान करेगी, तो वो भी अभी मीडियम टर्म वाली चीज है, लेकिन वो एक इन्होंने नया मतलब PLI के लिए अप्लाई वगैरह किया है। तो ये ओवरऑल कमेंट्री है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के ऊपर। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बिल्कुल नहीं बनता अभी भी बस वही सिचुएशन है कि हम क्लोजली वॉच करें, देखें इनकी आगे का प्रोग्रेस कैसा रहता है, बिकॉज मैनेजमेंट की कमेंट्री ऐसी जरूर है, लेकिन इसके बाद भी आप देखोगे ना तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड करते हैं कि एनर्जी नॉर्म्स चेंज होने के बाद कंज्यूमर का टेस्ट कैसे चेंज होता है, उनका डिमांड आता है नहीं आता है, GST रेट कट का एक्चुअली में एडवांटेज मिलता है नहीं मिलता है, प्री समर सीजन जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, जो परचेजर्स होते हैं उसका कैसा रिस्पांस देखने को मिलता है, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट इंद्रदेव जी की कैसी कृपा रहती है। इस बार भी अगर वैसा समर सीजन गया तब तो आई मीन ये सारी कंपनीज के लिए फिर से बहुत खराब सीजन जा सकता है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सो अभी तो मतलब ऐसा पॉइंट नहीं है कि हम इंटरेस्ट हो जाएं और ये अप साइकिल प्ले करने को देखें, अप साइकिल एक्चुअली में है भी नहीं अभी। तो ये काइंड ऑफ वैसा सिचुएशन है जो माइक्रो फाइनेंस में आप बोल सकते हो लास्ट ईयर Q2 Q3 में था,
जहां पे कुछ कुछ आपको विजिबिलिटी दिखनी शुरू हुई थी। आई मीन Q1 से तो बहुत बेटर है सिचुएशन कंपनी की, लेकिन स्टिल अभी देखना पड़ेगा Q3 में कंपनी का कैसा कमेंट्री आता है, बिकॉज इन्होंने खुद जो नंबर जो मतलब गाइड किया है कि जनवरी फरवरी के एंड तक सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी इंडस्ट्री वाइड। तो इनका अगला कॉन कॉल होगा फरवरी में, तो वहां पे हमको थोड़ा सा ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगा कि अब सिचुएशन कैसी है और ये कंपनी कहां पे स्टैंड करती है। बिकॉज अगर जो ये बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर चीजें गई तो अगला समर सीजन अगर आपका अच्छा चला गया तो ये कंपनी एक अच्छा बैट हो सकता है वहां पे, क्योंकि एक तो लो बेस का एडवांटेज मिलेगा, फिर एक स्ट्रॉन्ग समर सीजन, और उसके बाद हमने इस कंपनी को ऑलरेडी देखा है पिछले 1-1.5 साल पहले तक कि कंपनी जब इंडस्ट्री अच्छा करती है तब ये सबको आउट परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो कैपेबिलिटी है। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, देखते हैं Q3 में कैसा परफॉर्मेंस है। अभी तो कोई वैल्यूएशन, री रेटिंग या फॉरवर्ड पी ये सबका कोई मतलब बनता नहीं है, इररिलेवेंट है वो सारी चीजें। सिर्फ बिजनेस पे फोकस करते हैं, कमेंट्री पे फोकस करते हैं। बाकी देखते हैं कैसा इनका रहता है अगले आने वाले क्वार्टर्स में। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।